सभी साथियों को नमस्कार। आज AISF बिहार के पेज पर लाइव आने का मौका मिला है। मैं सभी साथियों का जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसके साथ आज मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार के पेज के सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और लाल सलाम बोलती हूँ। सभी साथी जो आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक ऐसा स्टूडेंट फेडरेशन है जो आज़ादी से पहले 1936 में स्टूडेंट का जो संघर्ष रहा है भारत की आज़ादी के लिए, इसके साथ साथ मुझे बड़ा गौरव फील हो रहा है कि मैं इस पेज में लाइव आने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं AISF बिहार के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। साथियों, आज जो मुझे विषय दिया गया है वो है भारतीय संविधान और मानव अधिकार। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज के दौर पे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारतीय पटल पर 1947 से पहले हमारे देश के हालात, क्योंकि हर एक अधिकार के पीछे हर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी व्यक्ति का या किसी भी ऐसे संगठन का कहीं ना कहीं संघर्ष रहा होता है, जिसके कारण हमें अपने अधिकारों की प्राप्ति होती है। हमने देखा है कि भारत में और पूरे विश्व में अलग अलग दौर पे लोगों ने बड़े संघर्ष किए हैं, जिसके कारण हम लोगों को बड़े सारे ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो हमने देखा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक अपना ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। अगर हम विश्व में बात करें तो मानव अधिकारों के साथ हमारे भारत में मौलिक अधिकार या ऐसे कई और अधिकारों के रूप में मानव अधिकार और अन्य अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसका इतिहास 1934 से शुरू होता है, जहाँ पे MN राय को हम याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर भारतीय संविधान की बात की है तो MN राय जो कि एक समाजवादी व्याख्याकार भी थे और साथ साथ साम्यवादी पक्ष रखने वाले भी व्यक्ति थे, जिन्होंने डिमांड की थी कि अगर हमारे भारतीय संविधान की एक संवैधानिक असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी तो हम लोग एक अपने देश के लिए एक संविधान बना सकते हैं। और सबसे पहले जो सोच थी वो हमारे MN रॉय जी ने रखी थी, जो एक कम्युनिस्ट थे, एक समाजवादी थे और एक समाज को एक नई दिशा जिन्होंने दी थी वो MN रॉय थे। इसके साथ साथ 1934 के बाद 35 में कांग्रेस ने उसको पटल पे लाया और ऐसे बड़े सारे नेताएं जो अपोजिट पार्टी के अपोजिट विचारधारा रखते थे, उन लोगों ने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी बहुत भरपूर योगदान दिया। साथियों, अगर हम इतिहास में देखें कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे देश में छुआछूत थी। हमारे देश में दलितों को शिक्षा का अधिकार, दलितों को समानता, आम मानव के जितनी समानता नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बड़े सारे लोग छुआछूत में थे। महिलाएं के सती प्रथा जैसे काले कानून के अंदर महिलाएं जो है वो ऐसी कुरीतियों में प्रिवेल करती थी और ऐसे बड़ी सारी हमारे समाज में बड़ी सारी बुराइयां ऐसी रही हैं, जिसके कारण हमारे पास कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं था और हमें बात करनी पड़ी एक ऐसे रूल ऑफ लॉ की जो पूरे भारत के लोगों को बांध कर रखे और ऐसा कोई न्याय की बात करे जो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, ऐसी बड़ी भाईचारे की बात करें। इसके लिए हम लोगों ने परबोर जो संघर्ष किया था वो हमारे संविधान में जो उल्लेख 1947 के बाद हमने देखा है। तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम आउट होती है और उसमें जो है सबसे पहले 395 आर्टिकल्स, उसमें 12 अनुसूची और 25 पार्ट में स्टार्टिंग में इसको बांटा गया था, जिसमें बात की गई थी जो ये हमारा संविधान है वो 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और फिर जब हमने बात की कि हमारे इतिहास में 1930 में जो स्ट्रगल हम लोगों ने संघर्ष किया, कि हम लोगों ने डिमांड की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उसकी यादगार में 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसे अंगीकृत किया और
गणतंत्र दिवस के रूप में भी आज हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, जो ये बात करता है कि हमारा जो संविधान है वो पूरे देश में सर्वोपरि है। क्योंकि हमारे देश की जो प्रस्तावना है साथियों, वो ऐसी प्रस्तावना है जो एक झरोखे की भांति है, जिसमें बताया जाता है कि हमारा देश किस और काम करेगा, हमारा देश कैसे काम करेगा और किसके लिए काम करेगा। ये इसकी पुरबोर हमारे पूर्वजों ने जो संविधान अंगीकृत किया था, तब उन लोगों ने बताया था कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए, एक ऐसा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जहाँ पे समानता की, जहाँ पे बराबरी की, जहाँ पे भाईचारे की, जहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बराबरी की बात उन लोगों ने कही थी। मगर इसके साथ साथ हम लोग पूरे विश्व में भी एक बात ध्यान देने जैसी होगी कि क्या ऐसे कारण रहे हैं, पूरे विश्व से भी हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में ऐसी चीज़ें उठाई हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भी संघर्ष चल रहा था अधिकारों को लेके। अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें मैग्ना कार्टा को नहीं भूलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला जो दस्तावेज लिखित रूप में आया था वो एक मैग्ना कार्टा के रूप में 1215 में ब्रिटेन में आया था, जब पहली बार क्या किसी साम्राज्यवादी देश में एक लिखित डॉक्यूमेंट अधिकारों को लेके 1215 में तैयार हुआ था। और उससे फिर पूरे विश्व ने धीरे धीरे अपने मूलभूत अधिकारों की बात में आए, या फिर अपने मानव अधिकारों की बात में आए कि जो मानव पैदा हुआ उसके साथ उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे जो छीने नहीं जा सकते। जब कोई व्यक्ति जो है वो एक इक्वल पैदा होता है और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, तो उसके साथ ऐसे कौन से अधिकार जुड़े हैं जिनको मानव अधिकार में रखा गया। ये मानव अधिकार की अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोगों ने पूरे दौर देखा जब मानव की हत्याएं हुई, मानव मिलियंस मानव मारे गए, और जब एक सोच पैदा हुई बुद्धिजीवियों की, एक सोच पैदा हुई इंटेलेक्चुअल लोगों की, एक सोच पैदा हुई प्रोग्रेसिव लोगों की, एक सोच पैदा हुई महिलाओं के पक्ष में, एक सोच पैदा हुई भाईचारे की भाव में कि ऐसा तो क्या किया जाए कि जिसके कारण ये अगर मानव नहीं बचेगा तो अधिकारों की बात किसके लिए संभव की जाएगी। तब एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे और मानव मरता रहेगा तो फिर हम किसकी बात करेंगे और किसके अधिकारों की बात करेंगे। तो एक यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इंटरनेशनल लेवल पे 1945 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया और बात की कि एक ऐसी डिक्लेरेशन किया जाए, एक ऐसे अधिकार रखे जाए जिसमें जिन देशों को सिग्नेचर करना होगा, जिन देशों ने इसमें ट्रीटीज बनानी पड़ेगी, तो वो अपने अपने देश में मानव अधिकारों को रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षित करेंगे। साथियों, जैसे कि हमने देखा 1945 में पूरे विश्व में ये दौर चला था जहाँ पे मानव अधिकारों की बात रखी गई और आर्टिकल 30 तक वहाँ पे जो है वो राइट टू लाइफ की बात की गई, वहाँ पे बात की गई, शेल्टर की बात की गई, ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई, ऐसे 30 अधिकार वहाँ रखे। तो हमारे देश में भी उस टाइम हम आज़ादी के दौर पे चले हुए थे और पूरा देश हमारा जो है अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग ब्रिटिश रूल में हमारे देश जो रियासतें थी वो भी बटी हुई थी। और 1947 में आकर अंग्रेजों ने ये बात की कि जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उन लोगों को पूरा अधिकार है कि उन लोगों ने अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो पाकिस्तान के साथ जुड़े, भारत के साथ जुड़ना है तो भारत के साथ जुड़े, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो उसका पूरा जो है वो उन लोगों ने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये क्लियर किया कि जो रियासतें हैं उनको उनका डिसीजन लेना होगा, वो उसके लिए वो स्वतंत्र हो गए। तो जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ता गया, किसानों का अपना संघर्ष था, श्रमिकों का अपने लेवल पे अपना संघर्ष था, महिलाओं का अपना लेवल पे संघर्ष था, और उसके साथ साथ जो लोग लेबर्स थे उनका अपना लेवल पे संघर्ष चल रहा था। हर व्यक्ति एक ऐसा समाज चाहता था जो वो एक मानव अधिकारों के साथ साथ एक समता समाज चाहता था, जिसमें कोई छुआछूत ना हो, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष समान हो, क्योंकि ऐसा दौर जो है हमारे देश में नहीं था। सब राजवाड़ों में बटे हुए लोग थे, सबका अपना अपना जो है दौर चला हुआ था। इसके लिए भारतीय संविधान एक इतनी इम्पोर्टेंट पुस्तक हमारे देश में रखी है जो आज हम बात करते हैं, जो आज तक अगर देखा जाए तो हमारे देश में हमने बात की है कि ये इसमें 104 अमेंडमेंट्स तक हो गई हैं और इसमें 450 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं उनकी बात आज तक अगर देखी जाए तो 450 तक अनुच्छेद हैं। उसके बाद हमारे जो है वो 25 पार्ट्स में और 12 अनुसूची में पूरा जो हमारा संविधान है वो बंटा हुआ है।
और उसमें जो है ये सारी बातें की गई हैं। इससे ऊपर, हमारे संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे संविधान के अंदर ये बताया गया है कि पूरा भारत कैसे काम करेगा, और इसके प्रस्तावना का जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें हमारे प्रस्तावना को मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसका अमुख जो है हमें पूरे संविधान और पूरे भारत का एक ऐसा दृश्य पेश किया जाता है कि हमारा देश कैसा होगा। उसमें बात की कि हम भारत के लोग, इसमें बात की जो हम भारत के लोग हैं उसको जो है उसको गणतंत्र देश, संपूर्ण प्रभुसत्ता और धर्मनिरपेक्ष अपने इस देश को जो है वो मानते हैं। और इसमें बताया गया कि हमारे देश में जो है वो समानता, स्वतंत्रता और आपके जो अवसर की जो समानता होगी, ये सारी इक्वल बात की गई है। भाईचारे की भावना की बात की गई है, और इसके साथ साथ ये इसमें बात की गई कि हमारा प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता रहनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई। और इसमें सारे जो 42वें संविधान का जो संशोधन किया गया और 1976 में जो संशोधन हुआ वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसमें बात की गई थी समाजवाद की, जिसमें बात की गई थी धर्मनिरपेक्षता की, जिसमें बात की गई थी गणराज्य देश की, जिसमें बात की गई थी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है जो हमारा 42वां संशोधन था, जिसमें ये 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद, गणतंत्र और आपका जो है वो धर्मनिरपेक्षता, जिसमें बताया गया कि जो गैर बराबरी, अमीर गरीब की जो खाई है उसको कैसे कम किया जाए और समाजवाद कैसे लाया जाए, इसकी बात की। और गणराज्य जो हमारा देश बताया गया, जिसमें बताया गया कि जो हमारा जो भारत के लोग हैं वो सर्वोपरि हैं, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कि जो लोगों का शासन होगा, कोई वंशवाद का शासन हमारे देश में नहीं होगा। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, और धर्मनिरपेक्षता में बताया गया कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, बेशक आज लोगों ने इसको बहुत बदल कर रख दिया है, इसकी हकीकत को बदल कर रख दिया है, इसके मूल को बदल कर रख दिया है, इसकी चर्चा को बदल के रख दिया है, मगर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता जैसी एक ऐसे को हमारे मूलभूत स्ट्रक्चर में डाला गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसकी आज़ादी है उसके धर्म को मानने की, उसको ना मानने की, और उसको जो है वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की, ये व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसके साथ बात करता है कि भाई हमारे देश में ये जो लोग सर्वोपरि होंगे, जो सरकारें बैठाई जाएंगी, लोगों द्वारा चुनाव किया जाएगा, और इन लोगों को लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, इस संविधान की प्रोटेक्शन के लिए और लोगों के मूलभूत उद्देश्य की प्रोटेक्शन के लिए हमें ये पूरा संविधान हमारा बताता है कि कैसे ये अलग अलग पार्ट्स में हमारा संविधान बटे हुए की बात करता है, कि जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। उसके साथ साथ जब हमने देखा कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे संविधान में रखे गए, और बात की गई कि सरकार के क्या दायित्व होंगे, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोगों के प्रति, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल तय करते हैं। मगर मुझे बहुत विडंबना ये देखने को मिलती है कि अलग अलग जो पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो लेके आती है और उनको भी पूरा नहीं करती है, जो कि मेन मुद्दा उन लोगों का ये होना चाहिए कि जो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हर व्यक्ति को जो है वो भाईचारे की भावना में रखना, गणतंत्र की सोच को ऊपर रखना, और हमारे गणराज्य को स्थापित करना, और समाजवाद का उल्लेख किया गया है, उसको आज खोता चला जा रहा है। ये जो अभी जो सरकारें बैठी हुई हैं, ये सारी विडंबना तो है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और भारत के जो हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई, वो हमने अमेरिका से लिया, जिसमें अमेरिका में और अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों को हमने वहाँ से बड़ी सुंदर तरीके से अपने देश में उठाया है, जिसमें हमने बात की है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ में वो व्यक्ति अगर रहता है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के समक्ष सब व्यक्ति जो है वो समान रहने चाहिए। मगर विडंबना जब यहाँ होती है कि हमारा संविधान बड़ी अच्छी तरीके से बनाया,
हर विचारधारा के लोग हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे गए। B.R. अम्बेडकर जैसे लोग, M.N. रॉय जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग, गांधी जी, जो बात की सब लोगों को जोड़ने की कि हर एक अलग अलग विचारधारा का व्यक्ति भी इसमें शामिल हो और अपनी सोच के जार इतना सुंदर हमें भारतीय संविधान बनाया। मगर आज जब रियलिटी देखा जाता है तो किसी भी अपोजिट पार्टी के व्यक्ति की, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, उसे दुश्मन माना जाता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली बातें हैं। क्योंकि आज अगर हमारे देश को सही मायने में आगे लेके जाना है तो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति है, अगर वो ऐसी समता रखता है कि देश में क्या अच्छा, कौन सी अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी एजुकेशन के लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, इसके लिए एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, जैसे आज़ादी से पहले हम लोग आए थे साथियों। तो मैं इस लाइव सेशन के दौरान ये भी बात बताना चाहती हूँ साथियों कि हम लोगों ने अधिकार प्राप्त किए, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आए, हमारे पास सरकार के अलग अलग सूचीज भी आई, जिसके ऊपर वो लोगों ने जो सब्जेक्ट दिए गए उसके ऊपर उन लोगों को लिमिटेशन भी बांधी, सरकार को बैठाने की इस पूरी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की। मगर रियलिटी क्या है? अगर हम भारत के इतिहास में जो हम लोग आज़ाद हुए से उससे पहले का दौर देखें तो संविधान बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सती प्रथा जैसे कुरीतियां हमारे समाज में थी। मगर आज क्या हो रहा है? आज भी महिलाओं को मंदिरों में, मस्जिदों में प्रवेश नहीं है। आज भी महिलाओं को इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर वो मंदिरों में या मस्जिदों में प्रवेश की बात करती हैं तो मुंबई में हम लोगों ने देखा है कि कैसे हालात हुए हैं तृप्ति देसाई के साथ, या ऐसी बड़ी सारी महिलाएं जिनके साथ आज उनको भी प्रताड़ना का फेस करना पड़ता है। ऐसा देखा जाए तो और भी आज ऐसे समाज है कि जब एजुकेशन की बात की जाए, जब हम डिमांड करते हैं कि एक ऐसी शिक्षा हमारे पूर्वजों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपने संघर्ष में ये बात कही थी कि ऐसा समाजवाद चाहिए जहां पे चाहे वो प्रधानमंत्री का बच्चा हो, चाहे ऑटो रिक्शा का बच्चा हो, उसके लिए एक बराबर शिक्षा का अधिकार की डिमांड हमारे देश में उठी थी। मगर आज विडंबना हमारे देश में ये है कि सारे जो आज अमीर लोग हैं उनके लिए अलग स्कूल है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग स्कूल है, और एक अलग तंत्र की जो है हमारे देश में जो है एक प्लेटफॉर्म रखा जा रहा है, जो कि आने वाले दौर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। जो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर के दौर में सरकार ने अपने सर पे से पूरी ऐसी अपनी हाथ उठा लिया है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर स्वास्थ्य का स्तर देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी ऐसा ही है कि अभी जैसे अगर रिसेंट एग्जांपल देखा जाए तो कोरोना में अहमदाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 11 लाख तक मरीजों के बिल हुए, जिसमें कि हम लोगों ने बड़े सारे ऐसे समाज में लोग हैं जिन लोगों ने संघर्ष करके ऐसी बातें बाहर आई, और इन लोगों की जो असमानता जो समाज में है वो साफ दिख रही है। इसके साथ साथ हमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, इसकी सारी स्वतंत्रता दी गई। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज भी समाज में जब कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों के पक्ष में बोलता है तो उसके साथ देशद्रोह जैसा उसके ऊपर कानून लगाए जाते हैं। जब अगर कोई व्यक्ति लारी गल्ले का अधिकार हर पूरे देश में, जब हमारा फंडामेंटल राइट रखा गया, तो उन लोगों को उनकी लारियों को पुलिस उसके साथ कॉरपोरेशन के लोग जो है वो इतने बुरे तरीके से उन लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिसका हम लोग ये सोचते हैं कि हम आज़ादी के किस साल में जी रहे हैं, हम किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि इस दौर में जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जिन सपनों को, जिन बुजुर्गों ने हमारे जिन संघर्षों को और जिस समाज को हम वो लोग देखना चाहते थे, वो समाज आज नहीं है। आज जब कोई बीमारी, कोरोना की जैसी ऐसी बीमारी पूरे देश में फैली, तो अमीरों के साथ अलग व्यवहार किया गया, गरीबों के साथ अलग व्यवहार किया गया, मजदूरों के साथ अलग व्यवहार किया गया, श्रमिकों के साथ अलग व्यवहार किया, जो नहीं होना चाहिए था। ये हमारा मूलभूत संविधान के हमारा संविधान बोलता है। मगर क्या हुआ? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है जब एक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो। एक बात करने का तरीका हम दूसरे व्यक्ति के साथ तभी सक्षम बना सकते हैं जब कोई व्यक्ति को प्रॉपर एजुकेशन मिले। मगर आज एजुकेशन में भी चोटें की जा रही हैं, इतिहास को बदला जा रहा है। और अगर हम इतिहास के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी देखते हैं तो ऐसे बड़े सारे लोग थे जो इतिहासकारों में हमने देखा है, जो आज संघ परिवार जो बात करता है इतिहास के बारे में, कि इतिहास में उन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के पूरे लोगों को जो है वो आज एक ऐसी व्हाट्सएप इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि लोगों के बीच में एक क्लैश पैदा हो गया जो नहीं होना चाहिए साथियों।
मैं इस लाइव सेशन के दौरान ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को जो है इतने मजबूत रहने चाहिए कि वो अपने हक के बारे में लड़े और बात कर सकें। इसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की हमें ही याद दिलानी पड़ेगी कि वो लोग हमारे संरक्षण के लिए जो है वो देश में बैठे हुए हैं, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, वो लोग हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। और हर एक व्यक्ति को ये अधिकार रहना चाहिए साथियों कि वो अपने अधिकारों के प्रति जो है वो सक्षम रहे और टाइम टू टाइम जो है वो आवाज उठाते रहें। तभी जो है ये जो हम लोग बैठाते हैं, लोगों को राजनीति में बैठा जाते हैं और वो लोग सत्ता में बैठते हैं, वो लोग पॉलिसी, क्योंकि ये जो संविधान है वो हमारा सुबह से जब हम उठते हैं और रात तक जब सोते नहीं है तब तक हमें ये संविधान टच करता है। जब महिलाएं किचन में जाती हैं तो वहां पे तेल के भाव अगर ऊंचे होते हैं, अगर दाल के भाव अगर ऊंचे होते हैं, अगर लाइट बिल ऊंचा होता है, अगर शिक्षा में जब फीस बढ़ोतरी होती है, तो ये सारी पॉलिसी जो है वो संसद में बैठे हुए लोग बनाते हैं। ये राजनीति सारी चीजें तय करती है। ये संविधान हमें बताता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो कैसे पटल में जो लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं वो कैसे हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये पूरा हमारा संविधान बताता है। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि संविधान को पढ़ना, संविधान को अमल में लाना और संविधान के लिए बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कोरोना के चक्कर में लोगों को फिजिकल डिस्टेंस रखने की जरूरत है और सोशल सॉलिडेरिटी बढ़ाने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं जहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करनी चाहिए और लोगों के साथ अपने उनके साथ जो है वो ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा संविधान बताता है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक पॉलिसी जो संसद से बनती है और पूरे निचले लेवल तक लोगों तक जाती है, ये सारा संविधान का एक पटल है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने संघर्ष देखे। महिलाओं को भी ऐसे ही अधिकार नहीं मिल गए, उसके लिए भी लाखों लाख महिलाएं ने संघर्ष किए हैं और चिल्ड्रंस और इन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किए हैं उनके अधिकार के लिए। ऐसे ही हर तबके के लोगों के लिए संघर्ष किए हैं साथियों। इसके साथ जो भारतीय संविधान में मैं ये एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम लोगों ने सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बात देखी है कि हमारा इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बचाने की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई यही है कि हम लोग अपने भारत के संविधान को तभी बचा सकते हैं जब हम अपने अधिकारों के प्रति सक्षम होंगे और हमें ये सब समझ आएगा कि सच में हमारे अधिकारों की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रही है और मानव जात को जो है एक जिस और हमें ले जाना है उसके लिए हमें कैसा भरपूर ऐसा रास्ता हम लोगों को देना होगा। मैं ये चाहती हूँ कि ISF के इस मंच से पूरे देश में पूरी इस सरकार को जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग हमारे मौलिक अधिकार और जो हमारे विश्व में हमने मानव अधिकारों को प्राप्ति की थी, जिसमें हमारे देश में 1993 में एक नेशनल कमीशन बना है और स्टेट लेवल पे भी बड़ा कमीशन बना है, मगर जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी कहीं ना कहीं लाचार है। वो भी इन सरकारों के बीच में लाचार है कि आज मॉब लिंचिंग जैसी हत्याएं लोग हमारे बीच में धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा युद्ध होने के लड़ाई होने के कारण बड़े सारे लोग मारे गए और ऐसे बड़े सारी ऐसी कश्मीर में भी ऐसे उन लोगों के मानव अधिकारों की हनन हुआ है और हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहीं ना कहीं लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा और उसके एक संघर्ष एक पटल पे आने की बहुत जरूरत है और समझना होगा इस लड़ाई को कि ऐसे तो कौन से लोग हैं जो इस समाज के पक्ष में सोच रहे हैं या उसके विपक्ष में सोच रहे हैं। आज हमने देखा है कि ऊपर से ऐसी एक पूरी भरपूर ऐसी भाषण आता है कि जो चाइना का विरोध, वस्तुओं का विरोध किया जाए या फलानी वस्तुओं का विरोध किया जाए या ये किया जाए, मगर मैं इसके साथ बताना चाहती हूँ कि हमारा देश 1991 की एक LPG जैसी पॉलिसीज में वैश्वीकरण और निजीकरण और ये उदारीकरण की ऐसी नीति की में जो हम उलझे और उसमें जो हम लोग गए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो हमारे देश में जाल बिछा, तो हमारे सरकारों ने जो है वो धीरे धीरे किसानों के पक्ष में या हमारी आर्थिक क्षमता के पक्ष में जो कानून बनाने की बात थी या जो हमारी आर्थिक सक्षमता होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जो है वो डमाडोल हो गई है। और हमारे पूरे देश में अगर हमने देखा है
तो हम लोग कहीं और ही अपने देश को ले जाने की एक बात हम लोगों ने की है। जहाँ पे समानता की बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे आर्थिक समानता की बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे सामाजिक समानता की बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे राजनीतिक समानता की बात होनी चाहिए थी, मगर जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारा देश तो जा रहा है गाय की राजनीति पे, हमारा देश तो जा रहा है किसने क्या खाना है, किसने क्या पहनना है, इसकी राजनीति पे। हमारा देश वहां जा रहा है जहां पे आज हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला। हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि क्या हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल पा रही है। जहाँ पे हर एक तीसरा बच्चा हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्या उसकी लड़ाई को, उसको ठीक करने की लड़ाई को हम लोगों को जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को गाय में उलझना चाहिए, या फिर हमारा जो है वो देश में ऐसी अलग अलग दो धर्म की राजनीति में उलझना चाहिए, मंदिर मस्जिदों की राजनीति में उलझना चाहिए, या फिर जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर उलझना चाहिए। साथियों, भारतीय संविधान और मानव अधिकार एक इतना इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा है, इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो है, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो एक इंसान होता है उसके साथ एक इस कड़ी के तरह जुड़ा है कि संविधान और मानव अधिकारों के बिना जो एक इंसान है वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर अच्छा भरण पोषण होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा रोजगार मिलता है, उसका परिवार अच्छा रहता है और वो सक्षम रहता है, तो उसके बेस पे हम अपने भारत का एक ऐसा आंकड़ा तय कर लेते हैं या एक ऐसा भारत की तस्वीर पैदा कर सकते हैं। अगर उस वहां के लोग, चलाने वाले जो लोग हैं, उसको अगर वो लोग अच्छी तरह अच्छी रणनीतियों के तहत जो है वो उसको अपने पटल पे लेके आएंगे, तभी हम लोग इस चीज की, जो हमारे संविधान की या हमारे मानव अधिकारों की सुरक्षितता तभी महसूस की जाएगी जब हर एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा जो है वो पढ़ पाएगा, हर एक व्यक्ति जो है वो, कोई किसान हमारे देश में आत्महत्या नहीं करेगा, और तभी हम लोग इस समानता के समाज की, स्वतंत्रता के समाज की, धर्मनिरपेक्षता की, गणराज्य की, और हम लोग जो है वो गणतंत्र की, और इसके साथ साथ मैं बात करूंगी कि धर्मनिरपेक्षता, और इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें तभी सक्षम होगी जब हम लोग किन्हीं लोगों को चुन के जब बैठाते हैं सरकार में, तो हम लोग ये सोच लेते हैं उस टाइम कि राजनीति बहुत खराब चीज है, हमें राजनीति में नहीं जाना है। मगर इस पेज के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हम लोग अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि हर एक चीज जो जिंदगी में घटित होती है वो राजनीति तय करती है। हमारे जिंदगी में स्वास्थ्य, हमारे जिंदगी में शिक्षा, हमारी जिंदगी में रोजगार, हमारे जिंदगी में किचन, हमारे जिंदगी के समाज का आसपास का वातावरण, ये सारा जो है वो संसद या वो राजनीति तय करती है, जो किस मैनिफेस्टो को लेके बैठी है या वो किस समाज का दृश्य लोगों के सामने रखना चाहती है, इसके ऊपर जो है हम लोगों का फोकस रहता है। साथियों, क्योंकि संविधान को अगर हम लोग डे टू डे की चीजों के साथ, डे टू डे की वस्तुओं के साथ जब हम लोग लेना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग संविधान को नहीं सीख पाएंगे। जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि कैसे नाजीवाद, कैसे मतलब हिटलर ने कितने मिलियंस लोगों को मारा और एक जाति के एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया गया और इतने मिलियन लोगों को मार दिया गया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जब मानव के प्रति, मानव की भाईचारे की भावना, मानव को मानव एक समझने की भावना, अगर मानव को जो है उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या जीना है, ये सारी चीजें जो है वो डे टू डे लाइफ में हमारा भारतीय संविधान और मानवतावाद जो है वो हमारा सिखाता है। आज जरूरत है वो मानव को मानव समझने की जरूरत है, आज एक इंसान को इंसान समझने की जरूरत है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल के सिनेरियो में, इंटरनेशनल लेवल की संघर्षों में, उसके आंदोलनों में देखें कि कहाँ पे कैसे मिनिमम वेजेस की बात की गई, या कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात की गई, कैसे हम लोग सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्योंकि साथियों, हम लोग जो डिमांड करते हैं अगर सरकार से, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल वर्क के रिगार्डिंग, और एक मिनिमम वेजेस का
स्केल की बात की गई, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई, मगर वो सारी हकीकत अगर हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत खोखला महसूस करते हैं। क्योंकि लोग जो है, जो भी सत्ताधारी पार्टीज हैं, वो जब सरकार में बैठने की बात करती है तो एक मैनिफेस्टो लेके आती है, तब वो ऐसे लालच देती है लोगों को कि हम ये सारे वादे पूरे करेंगे, मगर जैसे वो सत्ता में आती है तो एक ऐसा डिक्टेटर हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं कि उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर मैं ये बता दूं कि हम जितना जितना संविधान को पढ़ते जाएंगे, जितने जितने अपने अधिकारों को सीखते जाएंगे, उतने उतने हम लोग इस राजनीति में या सत्ता में बैठे हुए लोगों को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वो लोग जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, हमारे देश पे राज कर रहे हैं, क्या वो सच में हमारे देश में के संविधान के संरक्षण के पक्ष में है या नहीं, क्या वो हमारे देश के आम आवाम के पक्ष में बैठे हैं या नहीं, क्या वो संविधान के अंदर लिखे गए मूलभूत जो हमारे अधिकार है उसके संरक्षण के पक्ष में है या नहीं। जैसे जैसे हम लोग अपने अधिकारों, अपने संविधान को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को इन लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखते नजर आएंगे कि ये हमारे देश को किस और लेके जाना है, ये क्या मानवतावादी सोच की तरफ हमारे देश को ले जाना चाहते हैं या फिर वो लोग असमानता की तरफ हमारे देश को ढकेलना चाहते हैं। मुझे बड़ी विडंबना होती है जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है, स्केल कितना असामान्य है। हाँ, जब मुझे बहुत विडंबना होती है जब हमारे देश के कृषि के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जाते हैं, जब मुझे बहुत दुख होता है कि जहाँ पे पॉलिसीज बननी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होने की बात जब की जाती है तो उसका प्रैक्टिकल सोर्स क्या है, उसका प्रैक्टिकलिटी क्या है। आज जब फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की गई, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए हर इंसान का, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या ऊपर स्तर से निचले लेवल तक लोगों को भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है। साइंटिफिक सोच लोगों के बीच में अगर जनरेट की जा रही है या नहीं की जा रही है। हमारे यहाँ साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ अंधविश्वास को ऊपरी लेवल पे इतना बढ़ावा दिया जाता है जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं समाज में कि कैसी शिक्षा या कैसा समाज हम लोग देखना चाहते हैं। साथियों, जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे बैठे हुए लोग जो सत्ता में, वो उसको जो है धड़ल्ले से कॉर्पोरेट घराने को बेच रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के, बड़े बड़े अमीर लोगों के जो है वो कर माफ किए जाते हैं, उनके लोन माफ किए जाते हैं, मगर एक जब किसान की लोन की बात आती है तो उन लोगों के लोन वापस माफ नहीं किए जाते हैं। ये सारी असमानताएं जब हम लोग समानता के बारे में पढ़ते हैं तो एकदम साफ नजर आती है कि क्या सच में हम लोग समानता के पक्ष में, या जो समाज हम लोगों ने या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो हो पा रही है, नहीं हो पा रही। आज भी दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, आज भी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी हम लोग देखते हैं साथियों। हमारे अलग अलग पार्ट में, 25 पार्ट में, या फिर पूरे सेंट्रल लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में सारे सूचियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हमारे पास एक जुडिशरी है जो चेक एंड बैलेंस रखेगी कि कोई कार्यपालिका ऐसा कानून न बना दे जिसके कारण हमारे देश का जो संविधान की मूलभूत उद्देश्य है उसको हिला के न रख दे। इसके लिए हमारे पास चेक एंड बैलेंस के लिए इंडियन जुडिशरी बैठी है। मगर विडंबना ये है कि इंडियन जुडिशरी भी इंडियन जुडिशरी भी कितनी जल्दी फैसला दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, या इंडियन जुडिशरी भी कितना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। साथियों, प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या उसका जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब हमारे मूलभूत अधिकारों को अमेंड करने की बात आई, क्योंकि हम लोग, मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं वो मानवता के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो मूलभूत अधिकारों को भी अमेंड करने की बात करते हैं। और फिर बड़े सारे ऐसी जजमेंट आई जिसमें हमारे बेरूबरी की जजमेंट पहली ऐसी थी कि जिसको बताया गया जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, भाई उसको तो नहीं माना जाएगा, उसको संविधान का पार्ट नहीं माना जाएगा। मगर उसके बाद केशवानंद की भारती की ऐसी जजमेंट आई जिसमें बताया गया कि एक पार्ट है और भाई इसे मानो, जो हमारा मूलभूत जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हिलाना नहीं है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। मगर मेरा एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मूल अधिकारों की अगर बात की गई है उसमें इतना हेरफेर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इतना ऐसा व्यवहार क्रिएट किया जा रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको हिलाने की जरूरत पड़ रही है। मैं तो इस मंच से ये भी अपील करना चाहती हूँ या फिर ऐसा बताना चाहती हूँ कि राइट टू वर्क भी फंडामेंटल राइट के लिए जो है वो इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि राइट टू वर्क के ऊपर क्यों नहीं बात की जाती है। ऐसा तो क्यों है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर अमेंडमेंट किया जाए। अरे ऐसे तो कौन से ऐसे मूलभूत अधिकार है जिनको इनमें जोड़ने की बात करनी चाहिए।
और इसके साथ साथ ये सारी ऐसी बड़ी सारी जजमेंट्स आई साथियों जिसमें लोगों ने संघर्ष किया। MC मेहता जैसे लोगों ने जो है वो हमेशा संघर्ष करते रहे इंडियन जुडिशरी के लेवल पे कि राइट टू लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, राइट टू पर्सनल लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो शेल्टर, उसके पास शेल्टर होना चाहिए, वो नॉइस फ्री पॉल्यूशन में जिए, ऐसा अच्छा पानी उसे मिले, स्वच्छ हवा मिले। मगर ये सारी चीज़ें जब हम लोग पूरे देश में भ्रमण करते हैं या पूरे देश को देखते हैं तो ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हमारे देश में लगी है जिसको पूरे विश्व में साथियों परमिशन नहीं मिली है, मगर हमारे देश में परमिशन मिली है। तो ऐसी कौन सी ऐसी समानता आ गई या असमानता की बात अगर हमारे देश में देखी जाए तो क्या उन लोगों के राइट टू लाइफ नहीं है जो उस पॉल्यूशन वाली एयर में रह रहे हैं? तो ये सारी बातें जो है वो तभी संभव हो सकती हैं जब हम लोग अपने भारतीय संविधान को उस नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से 1947 के बाद उन हमारे जो संघर्ष कर रहे लोगों ने देखा था, वो कैसा समाज हमारे देश के लोगों के लिए चाहते थे, वो कैसा समाजवाद चाहते थे, वो कैसा गणतंत्र चाहते थे, वो कैसा धर्मनिरपेक्ष देश चाहते थे। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को हमें तभी नोटिस हम लोग कर पाएंगे साथियों जब हम लोग भारतीय संविधान की इस जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो हमारे मूलभूत उद्देश्य हैं और मूलभूत अधिकार हैं, हमारे मानव अधिकार जो UDH-4 से लिए गए और उसमें हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में रखे गए, ये सारे तभी प्रोटेक्ट हो पाएंगे जब हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हम अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा रहन सहन मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा, तभी कोई व्यक्ति जो है डिग्निटी के साथ जी पाएगा, अच्छा विचार कर पाएगा और अच्छा एटमॉस्फेयर में जीवन जीने की वो जी पाएगा। इसी के साथ मैं अंत में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, ये एक ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर ही अलग अलग कानून बने हुए हैं, अलग अलग कानून की हर एक कानून की प्रोटेक्शन की गई है और इंसान को अपने सोसाइटी में प्रबल होने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रिवेल करने के लिए बड़े सारे कानून ऐसे बने हैं, ऐसे बड़े सारे कानून हैं जो अंग्रेजों के लिए हुए कानून आज हम लोग उसी को आगे चला रहे हैं। बड़े सारी ऐसी अमेंडमेंट्स बाकी हैं, बड़ी सारी ऐसी सोच बाकी है जो हम लोगों के सोच के कारण, हम लोगों की एजुकेशन के कारण पॉसिबल हो सकती है, हमारे आपसी भाईचारे के कारण पॉसिबल हो सकती है। और अलग अलग विचारधारा के लोग अगर कोई क्षमता रखता है अच्छी पॉलिसी का, अच्छी फ्रेमवर्क का, उसको एक पटल पे आने की ज़रूरत है और अपने संविधान को बचाने की ज़रूरत है, एक इंसान को बचाने की ज़रूरत है, एक मानव को बचाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ तभी पॉसिबल हो पाएगा। इस कोरोना के दौर, इस जंग को भी हमें लड़ना है, मगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग ना रख के हमें जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और अमानवीयता के खिलाफ तत्पर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। और ऐसी बड़ी सारी बुराइयां जो समाज में है उसके लिए हमेशा पटल पे आना पड़ेगा, हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ेगा और अपनी बातों को, अपनी सोच को जो है किसी न किसी माध्यम पे जो है वो सरकार के पक्ष में रखें और ऐसे लोगों को अपने सरकार में बैठाएं जो हमारे पक्ष में हो, लोगों के पक्ष में हो, अमीर गरीब की खाई को कम कर सके, श्रमिकों के पक्ष में हो, महिलाओं के पक्ष में हो और आम आवाम के पक्ष में हो। इसके साथ साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ AISF के पेज का, आपने मुझे बुलाया और मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद साथियों।